आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला मतदाताओं के बुर्का पहनकर मतदान पर सवाल उठा। आयोग ने स्पष्ट किया कि पहचान पहले से तय नियमों के तहत होगी, चाहे कोई भी वेशभूषा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CEC ने कहा कि आधार कार्ड वैकल्पिक है या नागरिकता निवास या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आयोग ने कहा सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी रहेंगी और मतदाता पहचान पूरी तरह संवैधानिक दायरे में सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश, लोकतंत्र और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले पहले विपक्षी नेता हैं। रिजिजू ने राहुल के जनरेशन Z पर बयान को भी गलत ठहराया और कहा कि नई पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। उन्होंने इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और शरद पवार जैसे नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले कोई भी विपक्षी नेता विदेश में जाकर देश विरोधी बयान नहीं देता था। यूपी के सुल्तानपुर में विजयदशमी कार्यक्रम के दौरान मंच पर हंगामा मच गया। भाजपा विधायक राजेश गौतम ने भाषण दे रहे प्रोफेसर श्यामलाल का माइक छीन लिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल प्रोफेसर ने अपने संबोधन में कहा था कि मनुवादी को ठीक करना है, जिसे सुनते ही विधायक भड़क गए। उनका कहना था कि ऐसे शब्द समाज को बांटने वाले हैं और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कुछ लोगों ने विधायक की कार्रवाई को अनुचित बताया, जबकि अन्य ने इसे धर्म और समाज की रक्षा बताई। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार ने 1 लाख पदों पर बहाली का वादा किया था, लेकिन हाल ही में केवल 26,000 पदों की बहाली का ऐलान किया गया, जिसे अभ्यर्थी वादा खिलाफी मान रहे हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत नौकरियों पर प्रदेशवासियों का अधिकार है और सरकार का ये कदम अनुचित है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण मार्च के जरिए गांधी मैदान तक पहुंचकर अपनी मांगे रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक सभी वादे पूरे नहीं होंगे, वो सड़क से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। असम राइफल्स के काफिले पर पिछले महीने हुए हमले में शामिल 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी ठोंगराम सदानंद सिंह और खोंदराम ओजत सिंह को घटना के 72 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि PLA किसी राजनीतिक संरक्षण के तहत कार्य तो नहीं कर रहा। इस कार्रवाई से मणिपुर में सुरक्षा बलों की सतर्कता और क्षेत्र में आतंकवाद और हिंसा रोकने के प्रयास स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर परिवार को स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए। शाह ने सहकारिता चीनी मिलों से अपील की कि नॉन क्रशिंग सीजन में भी मल्टी फीड इथेनॉल, फ्रोजन फ्रूट्स, जूस और पल्प का उत्पादन करें, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से चीनी मिलों की बैलेंस शीट सुधरी है और अब अर्जित पूंजी का 30% एक्सपेंशन में लगाना चाहिए। शाह ने सहकारिता क्षेत्र में विखे पाटिल परिवार के योगदान की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक ग्राम प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान गुस्से में टीवी पर चप्पल मार दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो वायरल होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी शिवचरण की तलाश शुरू की। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालतों ने पहले भी स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संवैधानिक पदों का अपमान स्वीकार्य नहीं है। कानून के तहत ऐसा व्यवहार मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। ओडिशा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें DCP ऋषिकेश खिल्लारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। झड़प के दौरान पत्थरबाजी और बोतलें चली, जिससे माहौल और बिगड़ गया। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए कटक के प्रमुख इलाकों में मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अस्थायी रोक लगाई गई है। ये घटना 4 अक्टूबर की रात हुई, जब भुसानी टाइम पर विसर्जन जुलूस निकला। हिंसा में आम लोग भी घायल हुए और पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी सहयोगियों की संपत्ति पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शनिवार को IMAC के राष्ट्रीय महासचिव डॉन हफीज के रजा पैलेस पर 3 घंटे तक बुलडोजर चला, जिसमें मंडप, 9 कमरे और बड़ा हॉल गिरा दिया गया। पुलिस ने पहले ही तौकीर रजा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि हिंसा सुनियोजित थी और सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाई गई। प्रशासन ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण मिलेगा कार्रवाई होगी। बरेली में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जारी है। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान में बड़ा बदलाव किया है।
15 नवंबर 2025 से बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर केवल 125 गुना टोल शुल्क देना होगा, जबकि कैश भुगतान पर डबल टोल लागू रहेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और हाईवे पर कैश लेन देन कम करना है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इससे टोल कलेक्शन तेज, पारदर्शी और आसान होगा। उदाहरण के लिए RS 100 का टोल डिजिटल भुगतान से RS अमर 25 और कैश में RS 200 होगा। ये कदम यात्रियों के लिए सुविधा और समय की बचत सुनिश्चित करेगा। भूटान में मूसलाधार बारिश के कारण तोरसा नदी उफान पर आ गई, जिससे व्यापक बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई। भूटान सरकार के अनुरोध पर भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फुटशोलुंग क्षेत्र में बाढ़ में फंसे नागरिकों को बचाया। गुवाहाटी के सेवक रोड एविएशन बेस से 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए। कठिन मौसम और कम दृश्यता के बावजूद पायलटों ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया और फिर जोखिम भरे इलाके में लैंडिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भारतीय सेना ने इस अभियान के माध्यम से मानवता की सेवा और भारत भूटान के गहरे मित्रता संबंधों को मजबूत करने का संदेश दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर किसानों से जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने बारिश प्रभावित किसानों की मदद के लिए गन्ना मिलों से सीएम राहत कोष में RS 15 टन की लेवी लगाई, जो सूचना साझा करने, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। ये दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच स्ट्रैटेजिक साझेदारी को मजबूत करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2020 में स्थापित भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक साझेदारी को और गहरा करने के प्रयास किए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री का ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा होगा। भाजपा ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया कि रूस पाकिस्तान को JF-7 के RD-93 MA इंजन सप्लाई कर रहा है। भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि या विश्वसनीय स्रोत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक प्रो पाकिस्तान वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देकर जानबूझकर भारत विरोधी जानकारी फैलाई। भाजपा ने इसे झूठी और असत्य जानकारी फैलाने का प्रयास बताया, जबकि कांग्रेस इसे रूस की रणनीति पर सवाल उठाने के रूप में पेश कर रही है। इस विवाद ने दोनों दलों के बीच बयानबाजी को और तेज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार में चुनाव आयोग की 30 पहलों में से कई का पहला प्रयोग होगा। BLO को स्मार्ट ID कार्ड दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मोबाइल बाहर रखने के लिए जूट बैग उपलब्ध रहेंगे और किसी भी केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जहां 100% वेबकास्टिंग होगी। EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और बड़े अक्षरों में नाम छपेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती EVM से पहले पूरी होगी।